हाय फ्रेंड्स, तो आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको बोलते हैं मैनेजमेंट रिपोर्टिंग। ठीक है, अभी पहले इसका मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। ये चैप्टर बहुत आसान है, बट इफ़ यू आस्क मी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन एंटायर सिलेबस। बिकॉज मैनेजमेंट का काम क्या होता है, कोई भी कंपनी में सोचो, एंड अगर आप किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हो या सीईओ हो, तो बताओ आपका काम क्या रहता है? टू टेक डिसीजन, करेक्ट ना। अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो या सीईओ, दे आर वेरी बिजी पीपल, बिकॉज उनको इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चलाना है, सो दे आर वेरी बिजी पीपल, करेक्ट ना। अभी उनको अगर कोई डिसीजन लेना है, सो दे नीड प्रॉपर इंफॉर्मेशन, करेक्ट ना, दे नीड प्रॉपर इंफॉर्मेशन, एंड उसके लिए वी नीड सम सिस्टम which will generate proper report for the management which will help them to take proper decision, and उस सिस्टम को बोलते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। जैसे बड़ी कंपनीज है, लाइक टाटा मोटर्स है, करेक्ट ना, इन्फोसिस है। अभी इतनी बड़ी कंपनीज का रिपोर्टिंग सिस्टम क्या है? उनका जो टॉप मैनेजमेंट है वो डिसीजन कैसे लेते हैं? बेस्ड ऑन डेटा। ध्यान रखना, आज सबसे इंपॉर्टेंट कोई रिसोर्स है तो वो डेटा है। आप देखना कहीं पे भी वैल्यू किसका है? डेटा का वैल्यू है। मेरे लेक्चर्स में वैल्यू मेरे नोट्स का है, करेक्ट ना। बैंक में जब जाते हैं तो आपका जो बैंक का इंफॉर्मेशन है, जो आपका बैलेंस है, पूरा वैल्यू डेटा का है। वो डेटा इरेज हो गया तो सोचो क्या होगा? बैलेंस कितना कुछ भी पता नहीं चलेगा। सो डेटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ। उसका वैल्यू सबसे ज़्यादा है, करेक्ट है। तो ये डेटा को अगर मैनेजमेंट के पास सही तरह से नहीं पहुँचाया गया, सो दे वोंट बी एबल टू टेक डिसीजन, दे वोंट बी एबल टू इवेल्युएट द बिजनेस परफॉर्मेंस। तो इन दो पर्पज के लिए वी नीड स्ट्रॉन्ग सिस्टम ऑफ एमआईएस। तो एमआईएस सिस्टम कैसे होना चाहिए ये अपन पढ़ने वाले हैं, जिसको बोलते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, करेक्ट ना। जैसे क्लास में हम स्टूडेंट का फीडबैक लेते हैं, पेपर का रिव्यू लेते हैं, करेक्ट ना, उसका अटेंडेंस का रिव्यू लेते हैं, तो हमारे पास एक डेटा कलेक्ट होकर आता है, एंड फिर हम बताते हैं कि क्या क्या होगा स्टूडेंट के साथ। एक सिस्टम रहता है, करेक्ट ना। इस महीने में कितने एडमिशन हुए हमको सिस्टम के थ्रू पता चलता है, किसका कितना बैलेंस है, कितने कितना कब पे किया है। ये डेटा अगर हमारे पास रहेगा तो वी कैन टेक एक्शन इजीली एंड प्रॉपरली ऑल्सो। बस तो कहीं पे भी जाओ, जैसे बिजनेस, अभी लेट्स से आप कंपनी के सीईओ हो और आपको कोई डिसीजन लेना है। मैं अकाउंटेंट हूँ, मैंने आपको 10 फाइल ला के दे दिए, बोला सर ये लो, ये पूरा मैंने 1 महीने का अकाउंटिंग करके दिया है, टेक डिसीजन। अभी आपके पास इतना समय है क्या कि 10 फाइल पढ़ के फिर आप डिसीजन लो? नहीं है। लेकिन वही मैंने किसी सिस्टम में डाल के आपको जो रिक्वायर्ड डिटेल्स है वही दिए, तो देन यू विल बी इन बेटर पोजीशन टू टेक डिसीजन। तो इसको बोलते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, अब इसका मैंने एक डायग्राम बना के रखा है, आप पहले उसको लिख लो एंड फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है उसके 2 बेनिफिट्स है, एक टू टेक डिसीजन एंड दूसरा टू इवेल्युएट बिजनेस परफॉर्मेंस। बिजनेस का परफॉर्मेंस इवेल्युएट करने के लिए वी नीड दिस एमआईएस। ओके, नाउ टू डू दिस, मतलब ये 2 काम मैनेजमेंट नॉर्मली करता है, उसके लिए उनको लगते हैं रिपोर्ट्स, एंड ये रिपोर्ट दिए जाते हैं एमआईएस। अभी टेल्को कितना बड़ा कंपनी है? टाटा मोटर्स, नॉट टेल्को, टाटा मोटर्स। अभी उनको डिसीजन लेना है कि कार का कॉस्ट क्यों बढ़ रहा है ना, सेल्स कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो अगर इतना पूरे रिकॉर्ड्स दिए तो मुश्किल होगा, तो उनको मैं क्या करूंगा, कार के जो कंपोनेंट्स है उसका ब्रेकअप दूंगा कि इस साल हर एक कंपोनेंट का कितना कॉस्ट है और लास्ट ईयर कितना कॉस्ट था। देखो 2 साल का डेटा दिया तो कंपेयर करने के लिए इजी होगा। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इसको बोलते हैं कि उसमें कंपेरिजन होना भी पॉसिबल है, मतलब करना जरूरी है विथ लास्ट ईयर डेटा। तो ये सिस्टम कैसे होना चाहिए उसका कोई थंब रूल नहीं है, वो हर एक कंपनी का लुकआउट है। जैसे मेरा ऑफिस है, कौन सा? ये वाला, जहाँ पे हम वीडियो लेक्चर्स का काम देखते हैं, तो वहाँ पे भी हमने एक सॉफ्टवेयर बना के लिया है, ठीक है ना, सो दैट वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल पर बैच। फॉर एग्जांपल मेरा सब्जेक्ट टैक्सेशन है मैं हर साल नए रिकॉर्डिंग बच्चों को करके देता हूँ, मैं कभी पुराना रिकॉर्डिंग नहीं देता हूँ, हर साल 100% फ्रेश रिकॉर्डिंग। तो नॉर्मली ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट होता है सितंबर में एंड जान तक कंप्लीट होता है। तो हम दिसंबर से पार्ट डिस्पैच चालू कर देते हैं, आधा, एंड फिर थोड़ा डिस्पैच बाद में करते हैं, क्योंकि एक साथ इतना रेडी नहीं होता, अमेंडमेंट सब अपडेट करने पड़ते हैं। तो ये सिस्टम हमको बताता है कि किन लोगों को पार्ट भेजा है, किन लोगों का पार्ट भेजना बाकी है, ताकि वो सब लोगों को सही से मिलता है। ये उसका एडवांटेज है। ये अगर सिस्टम नहीं रहेगा तो हमको 1 to 1 चेक करना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है। बच्चों को कॉल करना पड़ेगा, वो भी पॉसिबल नहीं है।
एंड नहीं तो फिर हमारा सर्विस खराब हो जाएगा। जो हम स्टूडेंट को अच्छा सर्विस देना चाहते हैं वो खराब हो जाएगा, नाम खराब हो जाएगा। इसलिए सिस्टम इन्फॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। टू बिल्ड इफेक्टिव सिस्टम मैनेजमेंट नीड टू हैव क्लैरिटी। यस, मैनेजमेंट को पहले पता होना चाहिए कि आपने को सिस्टम से आउटपुट क्या चाहिए, तभी आप इनपुट्स अकॉर्डिंगली सिस्टम डिजाइन करोगे। एंड ये रिपोर्ट कैसे बनते हैं? बाय प्रोसेसिंग द इनपुट्स, है ना। इनपुट फिर उसको प्रोसेस होंगे, फिर आउटपुट आएंगे, उसमें से रिपोर्ट्स बनेंगे, एंड देन विल बी एबल टू कंट्रोल द कंपनी। मतलब वी कैन इवेल्युएट द परफॉर्मेंस एंड विच विल हेल्प अस टू कंट्रोल द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये उसका इंट्रोडक्शन था। आप ये लिख लो, फिर अपन थ्योरी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा 10-12 पेजेस का चैप्टर है। विल ट्राई टू फिनिश इन 1 सेशन ओनली। बहुत इजी चैप्टर, बहुत इजी। चलो बढ़ते अभी। देखो, डेटा इज प्रोसेस इनटू इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ सिस्टम। जैसे टैली में हम क्लाइंट के जनरेटर्स करते हैं पूरे रिकॉर्ड्स के, एंड उसके बाद फिर सिस्टम आउटपुट दिखाता है, सेल्स कितना है, परचेस कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है। एंड उस बेसिस फिर में मैं क्लाइंट को बताता हूँ कि कहाँ पे अपन गलत जा रहे हैं, कहाँ पे सही जा रहे हैं, कौन से खर्चे कम ज़्यादा हो रहे हैं, ये सब चेक करना पड़ता है। मतलब जब भी मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता हूँ तो टैली में मैं 2 साल का क्लाइंट का डेटा चेक करता हूँ। मतलब लास्ट ईयर सेल्स 50 लाख था, इस साल सेल्स 60 लाख हुआ है। ठीक है, सेल्स तो बड़ा है तो प्रॉफिट तो बढ़ेगा ही, बट मैं खर्चे भी कंपेयर करता हूँ 1 to 1, क्योंकि इनकम टैक्स में उसका स्क्रूटनी भी निकल सकता है। मैं आपको केस बताता हूँ। मेरे क्लाइंट का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, तो उनका लास्ट ईयर का इलेक्ट्रिसिटी बिल 7 लाख रुपये था। नेक्स्ट ईयर सेल्स बढ़ गया और ये बिल 2 लाख रुपए आ गया, करेक्ट ना। तो मैंने क्लाइंट को पूछा कि भाई ये, मैंने क्लाइंट को मैं बोला कि आप ऑफिस में आओ, तो ऐसे मैं उसका एक ऑडिट करता हूँ मैं खुद रिटर्न फाइल करने से पहले, क्योंकि अगर वो बैकफायर हो गया तो आंसर मेरे को देना है। सो फर्स्ट आई नीड टू हैव क्लैरिटी कि क्लाइंट ने क्या सत्यानाश किया उस अकाउंट्स का। तो मैंने क्लाइंट को पूछा कि तुम्हारा टर्नओवर पहले 50 था, 60 हो गया, सब खर्चे बढ़े तुम्हारे, ये इलेक्ट्रिसिटी 7 लाख का 2 लाख कैसे हो गया? क्योंकि ये स्क्रूटनी आने के चांसेस है। जब स्क्रूटनी आएगा तो असेसिंग ऑफिसर विल आस्क यू दिस क्वेश्चन, है ना। तो तुम पहले बताओ कि ये इतना कम कैसे हुआ, 7 लाख का 2 लाख कैसे हुआ? तो उसने कहा कि सामने वो बेटर टेक्नोलॉजी के मशीन्स लिए जो कम समय में ज़्यादा यूनिट्स बनते हैं। बोला ठीक है, फिर ठीक है। बट मैंने कहा सर मैं अभी रिटर्न तो फाइल कर रहा हूँ, बट एक क्वेरी आने के चांसेस है, विल एबल टू जस्टिफाई? उसने कहा यस सर, आई विल बी एबल टू जस्टिफाई। मैंने कहा अच्छी बात है। वैसा है, अ सिस्टम इज मेड ऑफ इनपुट्स, प्रोसेसिंग, आउटपुट, फीडबैक एज वेल एज कंट्रोल। सिस्टम का पर्पज क्या है? इनपुट्स को लेना, प्रोसेस करना, उससे आउटपुट निकालना, फीडबैक देना, और बाय टेकिंग डिसीजन यू कैन कंट्रोल इट। दस एमआईएस मीन्स सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग डेटा इन ऑर्डर टू गिव प्रॉपर इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट, है ना। अच्छा, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ यही एमसीक्यू है। मैंने एंड में एमसीक्यूज कवर किए, पर वो ज़्यादा नहीं, 10-12 ही है, क्योंकि बहुत इजी चैप्टर है। तो ये पढ़ते समय आपको एक एक वर्ड फॉर परफॉर्मेंस फंक्शंस। मैनेजमेंट नीड इंफॉर्मेशन फॉर अराइविंग एट अ डिसीजन एंड फॉर इवेल्युएटिंग द कंपनीज परफॉर्मेंस टू रन बिजनेस इफेक्टिवली। द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन कैन बी मेड अवेलेबल टू मैनेजमेंट बाय मीन्स ऑफ रिपोर्ट्स। करेक्ट है। तो मैनेजमेंट को जो डिसीजन लेने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए विद द हेल्प ऑफ रिपोर्ट्स पता है। अभी रिपोर्ट्स भी नहीं, ये ऑनलाइन ही पता चलता है। अभी सॉफ्टवेयर इतने अपग्रेड हो गए, मतलब मेरे जो क्लाइंट है उनके पास ऐसा सॉफ्टवेयर लिया है, कितना सेल्स हुआ, कितना परचेस हुआ, पूरा एनालिसिस दिखता है, 30 दिन का, 60 दिन का। सो अभी उनको रिपोर्ट मांगने की जरूरत नहीं है, सिस्टम ही ऐसा डेवलप हुआ है। पहले क्या होता था, रिपोर्ट निकाल के हम हार्ड कॉपी प्रिंट करते थे और देते थे, बट अभी वो ऑटोमेटेड सब हो जाता है। मतलब अभी जब मीटिंग होते हैं तो पूरा कॉन्फ्रेंस के थ्रू टीवी पे पूरे रिपोर्ट दिखाए जाते हैं, एंड जिनका एक्सेस सबके पास होता है तो वो इजीली पता चलता है। चलो, नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ रिपोर्टिंग, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। जैसे जब आप स्कूल में पढ़ते थे ना, तो
जो स्कूल के टीचर्स थे वो आपका परफॉर्मेंस इवेल्युएट करते थे सो दैट दे कैन इन्फॉर्म पेरेंट्स रिगार्डिंग योर प्रोग्रेस। तो प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, करेक्ट। तो कंपनी में वैसे ही होता है, जो जो डेटा प्रोसेस होता है वो हर एक डिपार्टमेंट के लिए लगता है, तो उनको बताया जाएगा। जैसे हमारे फॉर्म में अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट अलग है, वो खाली अकाउंटिंग ही करता है, करेक्ट ना। वो होने के बाद फिर दूसरा जो बंदा है वो एडवांस टैक्स एंड टीडीएस के ऊपर काम करता है, क्योंकि एक बार अकाउंटिंग हो गया तो ही वो पता चलता है। फिर तीसरा बंदा जीएसटी का पूरा वर्किंग करता है, करेक्ट ना। चौथा बंदा है जो कंपनी एक्ट के सभी कंप्लायंसेस करता है, जो कंपनी सेक्रेटरी है। तो ये बट डेटा तो पहले रिकॉर्ड होना चाहिए ना। तो एक बार वो डेटा रिकॉर्ड किया अकाउंटेंट ने टैली में, तो उसके बाद फिर वो डेटा जो बंदा मेरा जीएसटी का काम करता है उसको भी फायदे में लगता है, जो इनकम टैक्स में टीडीएस एंड एडवांस टैक्स का काम करता है उसको भी यूज़ होता है, वेरियस लेवल्स। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे फॉर्म में कैसा है, डेटा एक ही बार रिकॉर्ड होगा। देन जो कंपनी लॉ के कंप्लायंसेस है वो भी करने पड़ते हैं, उसमें भी काफ़ी बार ये फाइनेंशियल फिगर्स देने पड़ते हैं, तो उसमें भी वो काम में आता है, करेक्ट। अभी पब्लिक लिमिटेड कंपनी से तो फिर वो पेपर में भी देना पड़ता है, जिन्होंने लोगों से पैसा लिया है, आपने पढ़ाई है वो, तो उसके लिए भी काम को लगता है। वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। फिर उसके बाद मैं फाइनल चेकिंग करता हूँ सबका एक बार, ये सब लोग वर्किंग फाइनल करते हैं, फिर मैं मेरे हिसाब से बाय अप्लाइंग माई टेक्निक्स आई क्विकली चेक एवरीथिंग। वो जो लोग 2 घंटे में करते हैं मैं 5 मिनट में करता हूँ, क्योंकि अभी मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी है, तो मेरे को 5 मिनट में समझ में आता है कि कहाँ पे क्या गलत है। फिर मैं रिव्यू लेता हूँ एंड फिर डायरेक्टली वो फिर क्लाइंट का जीएसटी पे होता है, एडवांस टैक्स पे होता है, टीडीएस का रिडक्शन का वर्किंग हो जाता है। मैं और भी करता हूँ एज ए मैनेजमेंट, है ना। वो सब सिस्टम ला के रखा है अपन ने, समझ में आ गया आपको। फिर उसके बाद एक है जो पूरा प्रोविडेंट फंड का काम करता है, उसके बहुत सारे कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं। एम्प्लॉय स्टेट प्रोविडेंट फंड, उसके कंप्लायंस करने के लिए अलग बंदा है, जो कुछ कंपनीज के लिए एप्लीकेबल होते हैं, बड़े कंपनीज के लिए। जो हमारे बड़े क्लाइंट्स हैं, तो हमारे पास 10 बड़े क्लाइंट हैं जिनका ये सब काम करना पड़ता है, प्रोविडेंट फंड वगैरह, उनके लाइसेंसिंग का काम करना पड़ता है, तो ये सब करना पड़ता है। तो उसके लिए अलग बंदा है, उसको फिर मैं सुपरवाइज करता हूँ कि प्रोविडेंट फंड का डिडक्शन बराबर हुआ है कि नहीं हुआ है, वो डिपॉजिट बराबर हुआ है कि नहीं हुआ है। सो मैंने सिस्टम ऐसा बना के दिया है, मैं खाली मेन डेटा चेक करता हूँ, मेरे को देख के समझ में आता है कि इसमें गड़बड़ है कि नहीं, करेक्ट ना। तो बस वैसा है। तो इसलिए मैंने कहा कि आपने को क्लैरिटी चाहिए। तो जो मैंने ऑफिस में सिस्टम सेट किया, तो मेरे को पता था कि मेरे को क्या चेक करना है, और मेरे को गारंटी का अगर ये मैंने चेक किया फिर वो गड़बड़ नहीं, गलत नहीं होगा, वैसे। हाँ, अकाउंटिंग पे मेरे को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि अकाउंटिंग अगर गलत हो गया तो आगे का सबका काम गलत हो जाता है। सो आई फोकस मोर ऑन अकाउंटिंग। तो ये मेरे को पता है कि मेरे को कहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो मैं वो बार बार चेक करते रहता हूँ कि अकाउंटिंग बराबर किया है कि नहीं किया है। A report brings many alternative out of which management has to choose the most profitable alternative, correct? जैसे कंपनी 6 प्रोडक्ट बना रही है, 6 प्रोडक्ट का एक मंथली रिव्यू लिया गया है, तो उस पर मैनेजमेंट चेक कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये प्रोडक्ट नहीं अच्छा है, तो इसको डिसकंटिन्यू करो, इसको और ज़्यादा बनाओ, या इसके रिसोर्सेज इस प्रोडक्ट के लिए यूज़ करो। सो जो बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट है वो बनाने की कोशिश करेंगे। देखो, वंस आई से डिसीजन मेकिंग ना, वो डिसीजन मेकिंग कुड बी इन एनी एरिया ऑफ मैनेजमेंट। Role in control. A target is fixed well in advance. Hence, management has to see that the employees are working according to target or not. The report are prepared in such way that to evaluate the actual performance with budgeted one. Correct? Control का मतलब अपने देखा था कि अपने जो टारगेट सेट किया है उतना हो रहा है कि नहीं, वो एम्प्लॉय कैन क्रॉस चेक, इवन मैनेजमेंट कैन क्रॉस चेक कि आपने जो टारगेट सेट किया है वो अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे हमने एम्प्लॉय को बोला कि भाई तू 1 वीक में पूरे अकाउंटिंग कंप्लीट कर दे, तो वो खुद चेक करेगा। दूसरे को बोला कि तू 4 क्लाइंट का जीएसटी रिटर्न फाइनल कर दे, उसका देखेगा वो। वी कैन इवेल्युएट द परफॉर्मेंस, क्योंकि टारगेट सेट किए जाते हैं और उसके हिसाब से अपने को काम करना पड़ता है। इफ देयर आर एनी अनअवॉइडेबल वेरिएंसेस देन रीजंस आर फाउंड आउट एंड रेमेडियल एक्शंस आर टेकन बाय मैनेजमेंट। करेक्ट है। कंट्रोल क्यों करना है? टू कंपेयर एक्चुअल विथ स्टैंडर्ड एंड टू टेक। अच्छे तो बेटर है, मतलब और इम्प्रूव करें, खराब है तो उसको इम्प्रूव करो। Helpful in profitable operation. Reports highlight direction in which business should move and the level of operation to be decided. On the basis of management report, on the basis of such report, management can give clear-cut instruction as how to increase profitability of organization.
फॉलो द प्रिंसिपल मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। व्हाट इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन? जैसे मैंने कहा ना कि मैं सब चीज़ें चेक करता हूँ, बट मैं मेन चीज़ें को ज़्यादा चेक करता हूँ। हर एक चीज़ मेरे को चेक करना पॉसिबल नहीं है, करेक्ट ना? सो दैट इज व्हाट management has very little time to exercise the control. Hence the activity which are not carried out according to planning and budgeting are highlighted before the management. This is called as the by way of following the principle of management by exception. जो सही चल रहा है उसको मैं कोई अड़चन नहीं है, बट जो गलत हो रहा है उस पर मैं चेक करूंगा कि क्या गलत हो रहा है, बिकॉज मेरा काम क्या है, हर एरिया में इंप्रूवमेंट आना चाहिए। तो जो चीज़ सही चल रही है उसमें अड़चन है ही नहीं, जहाँ पे गड़बड़ हो रहा है वहाँ पे मेरा ध्यान दे के उसको इम्प्रूव, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो जो प्रोडक्ट अच्छा काम कर रहे हैं, जिसमें पैसा अच्छा मिल रहा है, मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा, मतलब ध्यान नहीं दूंगा मतलब वो चल ही रहा है। बट जो लेस प्रॉफिटेबल है, जहाँ पे खर्चा ज़्यादा हो रहा है, लॉसेस हो रहे हैं, उसको अपने को प्रॉफिटेबिलिटी में टर्न कैसे करना है, उस पर मेरा थोड़ा ध्यान ज़्यादा रहेगा। हेल्पफुल इन अचीविंग ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। ऑब्वियसली अपन ने गोल सेट किया है, तो वो गोल अचीव करने के लिए अपन हर एक चीज़ का इवेल्यूशन कर रहे हैं। हर एक एम्प्लॉय को पता है कि उसको जो टारगेट दिया वो अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो ही इज टेकिंग हेल्प ऑफ मैनेजमेंट टू इम्प्रूव इट। तो अगर हर एक डिपार्टमेंट में से, हर एक एम्प्लॉय में से इम्प्रूवमेंट आ गया, तो अपन ने जो ओवरऑल टारगेट सेट किया कंपनी ने, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। रिपोर्ट मोटिवेट द एग्जीक्यूटिव्स एंड एम्प्लॉय टू टेक नेसेसरी स्टेप्स टुवर्ड्स इंक्रीजिंग द अर्निंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यस, स्पेशल जो मार्केटिंग एम्प्लॉय होते हैं उनको टारगेट दिए जाते हैं कि इस महीने तुमने इतना सेल्स किया तो इतना कमीशन मिलेगा, इतना सेल्स किया तो इतना कमीशन मिलेगा। तो जितना वो सेल्स ज़्यादा लेके आएंगे उनको बोनस कमीशन दिए जाते हैं। अपने फील्ड में नहीं रहते, अकाउंटिंग फील्ड, टैक्सेशन फील्ड, क्योंकि अपना काम कैसा कुछ सेल्स का है नहीं, करेक्ट ना? सो बट जो मार्केटिंग टीम है उनको ऐसे टारगेट दिए जाते हैं, मार्केटिंग, सेल्स एग्जीक्यूटिव, उनको टारगेट, उनको बोनस दिए जाते हैं। इवन मैंने कहा ना आईटी सेक्टर में भी ये सिस्टम अच्छा है कि एम्प्लॉय को बेस्ड ऑन उन्होंने कितना प्रोजेक्ट में फास्ट काम किया है, 2 महीने का काम अगर एम्प्लॉय 45 डेज में करता है तो उनको बोनस दिए जाते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था कि मेरा फ्रेंड है जो आईटी, वो प्रोजेक्ट मैनेजर है, तो उसको एक काम 3 मंथ्स में करना है, उसने अगर 2.5 मंथ्स में किया तो उसको कंपनी बोनस देती है, कि कंपनी को भी पैसा फास्ट मिलता है। तो वैसा है। इन दिस वे मैनेजमेंट रिप्स अचीविंग द मैक्सिमम प्रॉफिट विद द राइट काइंड ऑफ रिपोर्टिंग सिस्टम। चलो सो ये फटाफट छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। गिव हेडिंग इंपॉर्टेंस ऑफ रिपोर्टिंग। सेकेंड डायग्राम, पहला, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। हेल्प्स इन सिलेक्शन, क्या सिलेक्ट करने में मदद करता है? जो एक्टिविटी प्रॉफिटेबल है वो जो अपन ने हाईलाइट किया था, करेक्ट ना? प्रॉफिटेबल अल्टरनेटिव, ठीक है। तीसरा पॉइंट, कंट्रोल। अच्छा, कंट्रोल क्यों करना है? टू अचीव एक काम करते हैं, नहीं कंट्रोल में अपन ने
to meet target by evaluating performance. टू डिसाइड लेवल ऑफ ऑपरेशन मतलब क्या है, सिंपल है। लेवल ऑफ ऑपरेशन मतलब कौन से लेवल पे आपने कौन से 60% कैपेसिटी पे काम करना है या 80%। जैसे अपन ने किया था ना, फ्लेक्सिबल बजट पढ़ा था अपन ने कि कौन से कैपेसिटी पे काम करना बेटर है, तो दे कैन फिक्स अप द लेवल ऑफ ऑपरेशन। इससे ऊपर गए तो अपना खर्चा ज़्यादा होता है, उतना रेवेन्यू है नहीं। सो कौन से कैपेसिटी पे अपने को काम करना है वो भी समझ में आता है, जिसको बोलते हैं स्केल ऑफ ऑपरेशंस। देन to follow principle of management by exception। देखो, to follow principle of management by exception। एंड लास्ट क्या था, लास्ट क्या दिया है, ये कंपनी के गोल है और ये जो कंट्रोल था ये डिपार्टमेंट के गोल से, ये ओवरऑल कंपनी का गोल है। और ये हर एक डिपार्टमेंट का भी टारगेट रहेगा ना कि तुमने इतना काम करना है, तुमने इतना करना है, तुमने इतना करना है। तो ये जो थर्ड पॉइंट है वहाँ पे अपन छोटे छोटे डिपार्टमेंट हर एक एम्प्लॉय को इवेल्युएट कर रहे हैं कंट्रोल में, एंड यहाँ पे ओवरऑल सबका फायदा होगा। तो ये जो पॉइंट्स है ये आपको एमसीक्यू में आने वाले हैं, तो इसको अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, लिख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही, एक बार पढ़ लिया तो हो जाएगा। चलो आगे, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बहुत ही सिंपल है। टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट, करेक्ट ना। ठीक है, चलो पढ़ते हैं अपन। अच्छा, पहला क्वेश्चन है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्यों होना चाहिए। चलो, ये तो आपको पता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट। सो ये मैनेजमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। क्वेश्चन इज व्हाई वी नीड लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। सोचो, ये 3 लेवल्स की जरूरत क्या है। आप सोचा एज अ बिजनेसमैन, बिकॉज एक आदमी सब काम नहीं कर सकता है। जैसे मेरा बिजनेस है, आई कैन नॉट डू एवरीथिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो दैट्स व्हाई वी नीड लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, करेक्ट ना। हाँ, बट उसमें मैं सभी लोगों का काम चेक नहीं कर सकता हूँ। सो अगर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट रहेंगे तो एक एम्प्लॉय का असेसमेंट दूसरा करेगा, उसके ऊपर जो रहेगा उसका होगा। सो ऐसे एसेस करते करते मेरे पास जो मेन डेटा है वही आ जाएगा। सो टॉप मैनेजमेंट इज ओनली फॉर टेकिंग डिसीजन विच आर क्रिटिकल एंड विच रिक्वायर लॉट ऑफ इंटेलेक्चुअल वर्क, एंड मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल दे आर इनटू एग्जीक्यूशन पार्ट। दोनों एक आदमी को करना मुश्किल होता है। छोटे स्केल पे अपन करते हैं, छोटे स्केल पे मैं ही सोचता हूँ, मैं ही आइडिया डेवलप करता हूँ, मैं ही एग्जीक्यूट करता हूँ। बड़े स्केल पे पॉसिबल नहीं है। तो बड़े स्केल पे वी नीड सम सपोर्ट सिस्टम। देखो, आपको अगर बिजनेस ग्रो करना है, मैं सब मेरे क्लाइंट को बोलता हूँ, ट्राई टू आउटसोर्स। मेरे क्लाइंट पूछते हैं हमारा बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा है, बिकॉज यू आर डूइंग एवरीथिंग। सो जितना आप चीज़ें आउटसोर्स करोगे आप फ्री रहोगे। देखो, जब तक ओनर फ्री नहीं रहेगा ना, ही कैन नॉट थिंक ऑफ गुड आइडियाज, फिर आपका बिजनेस ग्रो नहीं होगा। सो वी नीड टू हैव हायरार्की, जहाँ पे यू विल हैव सपोर्ट स्टाफ
जो आपका काम करेगा, सो दैट यू विल बी फ्री टू टेक मेजर डिसीजन। सो इसलिए 3 पार्ट में काम को डिवाइड किया गया है। तो जो मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल है, सो टॉप लेवल इज फॉर डेवलपमेंट ऑफ आइडिया डेवलप होगा, उसका एग्जीक्यूशन उनको दिया जाएगा, वो इवेल्युएट करेंगे एंड तो मेन जो कंपनी का ड्राइवर है वो है। अभी सोचो एक बस में अगर 3 लोग ड्राइवर रहेंगे तो मारामारी होगा, तो ड्राइवर एक ही होगा, पीछे बैठने वाले 50 लोग होंगे। सो टॉप मैनेजर इज अ ड्राइवर, वो बराबर आपको उस डेस्टिनेशन पे लेके जाता है। देखो उसका फोकस बराबर रहता है, लेकिन जो पीछे बैठे वो एंजॉय करते जाते हैं, बस में खाना खाते हैं, डिस्कशन करते हैं। सो ही टेक्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वैसे ही टॉप मैनेजमेंट है, दे आर द ड्राइवर्स ऑफ दैट एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। सो दैट्स व्हाई वी नीड 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो लास्ट के 2 लेवल क्या करते हैं, ये एग्जीक्यूशन का काम करते हैं, मतलब इंप्लीमेंटेशन का काम करते हैं, एंड फर्स्ट डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं। द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सिस्टम ऑफ रिपोर्टिंग इज दैट information content therein should meet the requirement of recipient. The reports are prepared for each executive from the bottom to the highest level of management to give information about the performance regarding work. Correct. हर एक एम्प्लॉय को उसका रिपोर्ट पता चलता है, क्योंकि अल्टीमेटली हर एक आदमी क्यों काम कर रहा है, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो अगर आपने हर एक में उस डायरेक्शन में काम नहीं किया तो कंपनी का गोल अचीव नहीं होगा। तो ये जो सिस्टम डेवलप किया जाता है, यहाँ पे हर एक एम्प्लॉय खुद का परफॉर्मेंस इवेल्युएट करता है, सो दैट ही कैन इम्प्रूव हिमसेल्फ। तो 3 लेवल के मैनेजमेंट्स होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। चलो, द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड एंड मेथड ऑफ रिपोर्टिंग शुड मीट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल दिस लेवल। करेक्ट। तो मिडिल लेवल एंड फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट, इसमें मैक्सिमम रिपोर्टिंग रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट, जो ज़्यादा डिटेल में होना चाहिए, क्योंकि वो एग्जीक्यूशन में है। वो किसमें है, एग्जीक्यूशन में है। सो फर्स्ट लेवल एंड मिडिल लेवल, यहाँ पे रिपोर्टिंग ज़्यादा डिटेल लेवल में होता है, एंड जो टॉप लेवल है उनके पास मेन डेटा ही आता है फॉर टेकिंग डिसीजन। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कहा कि मेरे ऑफिस में मैंने काम डिवाइड करके रखा है, तो मेरे पास जो मैं फाइनल सब चेक करता हूँ तो मेरे पास अकाउंटिंग होके ही आता है। सो आई विल हैव एक्सेस टू ओनली मेन डेटा। मैं खाली चेक करता हूँ कि अकाउंटिंग बराबर हुआ है कि नहीं। मेरे पास मेरे टेक्निक्स है जिससे मैं बराबर बताता हूँ कि इसमें कुछ तो गड़बड़ हुआ है, चेक करो। मैं चेक नहीं करता, बट मेरा वो एक्सपीरियंस, मेरे को समझता है इसमें गड़बड़ हुआ है, तो फिर वो स्टाफ चेक करता है क्या है। तो दे विल हैव एक्सेस टू लॉट ऑफ डेटा। तो क्लाइंट का जो बिल बुक्स आते हैं, परचेस की बिल आते हैं, सो दे विल हैव मोर डेटा, क्योंकि उनको एक एक बिल एंट्री करना है। सो उनके पास डेटा ज़्यादा रहेगा। फिर जो सेकेंड लेवल पे आते हैं, जो जीएसटी, एडवांस टैक्स, टीडीएस, प्रोविडेंट फंड के कंप्लायंसेस, उनके पास डेटा कम रहता है। एंड ये सब होने के बाद मेरे पास फाइनल डेटा आता है, एंड मैं चेक करता हूँ फिर, है ना, बाय अप्लाइंग माई टेक्निक एंड बाय यूजिंग माई एक्सपीरियंस, माई ऑब्जर्वेशन, माई जजमेंट में बताता हूँ कहाँ पे क्या गलत हुआ है। सो जैसे आप हायर लेवल पे जाओगे ना, डेटा रिक्वायरमेंट हो जाता है क्रिटिकल, बट डेटा छोटे फॉर्म में आना चाहिए। क्योंकि मेरे पास अगर सपोज कुछ गलत हुआ है, मेरे स्टाफ ने मेरे को बिल ला के दिया, तो अभी वो इतना चेक करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं। मैं खाली बोलूँगा कि इस बिल में कुछ तो गड़बड़ है, जीएसटी मैच नहीं हो रहा है, फिर वो उसका काम है बिल चेक करना, एंड बिल फिर भी करेक्ट है, तो देन ही विल कॉल क्लाइंट कि इस बिल में गड़बड़ है, एंड उनसे भी नहीं हो रहा है, फिर वो मेरे पास आते हैं कि सर हमसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, एंड फिर मैं उसमें इन्वॉल्व होकर देखता हूँ क्या हुआ है। तो वैसे वो, तो इसलिए हर एक लेवल के रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन अलग अलग होगा। चलो, तो उसके लिए 3 गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करना है। द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट मोर डिटेल शुड बी द रिपोर्ट, जो मैंने कहा था। हायर लेवल मैनेजमेंट मोर समराइज्ड, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, सो आई चेक ओनली फाइनल टैली, है ना। मैं सब चेक करूंगा कि स्टॉक बराबर एडजस्टमेंट हुआ है क्या, जीएसटी का क्रेडिट बराबर लिया है कि नहीं, प्रोविडेंट फंड के इंटरेस्ट बराबर किया है कि नहीं। जो मेरे को पता है कि जहाँ पे गलती हो सकती है, क्रिटिकल एरिया में चेक करता हूँ। क्योंकि क्या टैली अभी क्या हो गया, अभी वैट सर्विस टैक्स में काफ़ी आसान था, बट जीएसटी में थोड़ा अकाउंटिंग कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। तो फिर मैं जीएसटी अकाउंटिंग में चेक करता हूँ कि बराबर हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि वो इतना आसान नहीं है। मतलब फॉर आर्टिकल इट्स नॉट दैट ईजी। हाँ, मतलब एक बार वो सीख गए, फिर भी टाइम लगता है, 1-2 साल लगते हैं उसको समझने के लिए, क्योंकि हर एक क्लाइंट का रिक्वायरमेंट अलग होता है। द लोअर लेवल मैनेजमेंट शुड गेट रिपोर्ट मोर फ्रिक्वेंटली, whereas higher level of management get reports less frequently। ठीक है ना। सो अभी मैं आपको की पॉइंट लिख के देता हूं। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड रिपोर्टिंग, ध्यान दो अभी।
3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है। पहला है लोअर लेवल, यहां पे लिखना है मोर इंफॉर्मेशन एंड reports at regular interval। है ना। सो दिस आर द 2 इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर लोअर लेवल मैनेजमेंट जो एग्जीक्यूशन में ज़्यादा रहते हैं। दे नीड मोर इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्ट्स एट अ रेगुलर इंटरवल। ठीक है। मिडिल मैनेजमेंट रिक्वायर्ड मोर डिटेल रिपोर्ट with a great frequency in reporting as compared to top management, because former is connected only with day to day operations required timely correct। so अभी इसमें भी सेम देखो, मिडिल मैनेजमेंट कैन मोर डिटेल्ड रिपोर्टिंग। तो यहाँ पे रिपोर्ट एट अ रेगुलर इंटरवल है, यहाँ पे लिखा है डिटेल रिपोर्ट चाहिए। टू टेक डिसीजन। ठीक है। सो इनको डिटेल रिपोर्ट चाहिए, रेगुलर इंटरवल चाहिए टू टेक डिसीजन। ठीक है। एंड लास्ट है टॉप मैनेजमेंट, जहां पे रिपोर्टिंग कम हो जाएगा बट रिपोर्ट में इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। द लोअर लेवल मैनेजमेंट शुड लेस शुड बी द नंबर ऑफ रिपोर्ट्स एंड हायर द लेवल ऑफ मैनेजमेंट लार्ज शुड बी द नंबर ऑफ रिपोर्ट। हाँ, मतलब क्या देखो, तो यहाँ पे रिपोर्ट्स लगेंगे बट वो नंबर्स कम रहेंगे। मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट रिक्वायर्ड मोर रिपोर्ट्स फॉर डिसीजन मेकिंग। required more reports for decision making। आगे, the board of director will receive large number of reports because it control every function। large in the sense देखो अभी आप समझ लो, आप यहाँ पे भी मोर है और यहाँ पे भी मोर है, बट यहाँ पे दोनों में फर्क क्या है। ये जो लोअर मैनेजमेंट है, लेट्स से ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सो दे विल हैव रिपोर्ट रिगार्डिंग ओनली प्रोडक्शन। सेल्स डिपार्टमेंट विल कलेक्ट रिपोर्ट रिगार्डिंग सेल्स, बट यहाँ पर रिपोर्ट्स ऑल डिपार्टमेंट से आएंगे। तो बोले ये लोअर लेवल मैनेजमेंट सिस्टम से 50 रिपोर्ट जनरेट करती है, उसमें से टॉप मैनेजमेंट को 5 रिपोर्ट ही जाते हैं, बट टॉप मैनेजमेंट जो है दे नीड रिपोर्ट फ्रॉम एवरी डिपार्टमेंट, इसलिए ओवरऑल रिपोर्ट ज्यादा हो जाते हैं। नहीं तो आप दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे कि सर यहाँ पे भी मोर रिपोर्ट्स, यहाँ पे भी मोर रिपोर्ट्स। यहाँ पे नंबर ऑफ रिपोर्ट्स कम रहेंगे बट वो डिपार्टमेंट इनको सभी देखना है ना, इनको तो प्रोडक्शन का रिपोर्ट लेना है, सेल्स का लेना है, अकाउंटिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, हर एक रिपोर्ट इनको देखना है, तो ओवरऑल रिपोर्ट्स ज़्यादा होता है। तो डिपार्टमेंट वाइज कम रहेंगे बट एज अ ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, क्योंकि इनको तो हर एक डिपार्टमेंट मैनेज करना है। हियर रिपोर्टिंग विल बी फॉर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ओनली। अगर मैं फाइनेंस में काम करता हूँ तो मैं वही रिपोर्ट्स देखूंगा, आप मार्केटिंग में काम करते तो वही रिपोर्ट्स देखोगे, बट जिस दिन आप CEO बन जाओगे आप हर एक डिपार्टमेंट के रिपोर्ट्स देखोगे एंड देन ओवरऑल नंबर विल गो अप। सो आई होप दिस कंफ्यूजन इज क्लियर। ठीक है, चलो ये आप लिख लो, इंपॉर्टेंट है, लिख लो फटाफट, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ये MCQ के लिए आने वाला है।
लिख लो। चलो अभी देखो, अगेन इंपॉर्टेंट, IMP लिखो, इस पे कंफर्म क्वेश्चन आने वाला है। देखो, टॉप लेवल मैनेजमेंट कौन से इश्यू से डील करते हैं? स्ट्रेटेजिक मतलब विच इज रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग, मेन डिसीजंस। इंफॉर्मेशन सोर्सेस मेनली एक्सटर्नल, टाइम होराइजन लॉन्ग टर्म, लेवल ऑफ एग्रीगेशन समराइज रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन पास्ट एज वेल एज प्रेजेंट। मतलब इन्होंने एक ये दिया है कि कौन सा इंफॉर्मेशन कौन से मैनेजमेंट को लगता है। सो टॉप लेवल का जो है, दे नीड एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज ऑल्सो रिक्वायर्ड है। मतलब क्या है कि बाकी के कॉम्पिटिटर का प्रॉफिट शेयर कितना है, उनका सेल्स कितना हो रहा है, क्योंकि मेरे को स्ट्रैटेजी डिसाइड करना है ना। तो मैं मेरा रिपोर्ट तो देखूंगा ही, बट बाहर लोग क्या कर रहे हैं, उनका प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, उनका सेल्स कितना हो रहा है, वो उनके एजेंट को कितना कमीशन देते हैं। सो आई नीड एक्सटर्नल, क्योंकि देखो अपन जब स्ट्रैटेजी अपना चेंज करते हैं बाय लुकिंग इनटू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ही चेंज करते हैं, करेक्ट। तो मेरे पास एक्सटर्नल डेटा भी होना ज़रूरी है। जैसे मैं मेरे प्रोडक्ट की प्राइसिंग फिक्स करता हूँ तो मैं चेक करता हूँ कि मार्केट में बाकी लोग कितने रेट में प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वैसे ही है। टाइम होराइजन लॉन्ग टर्म, टॉप मैनेजमेंट डिसीजन लॉन्ग टर्म के लिए लेता है। समराइज इन्फॉर्मेशन लगता है, एंड पास्ट का भी लगता है और प्रेजेंट का भी लगता है। मतलब पहले क्या था और आज क्या है, ताकि अपन फ्यूचर के बारे में डिसीजन ले सके। मिडिल लेवल टैक्टिकल इन्फॉर्मेशन लगता है, उनको एक्सटर्नल इंटरनल दोनों लगता है। टाइम होराइजन मीडियम, लेवल ऑफ इंटरमीडिएट करंट डेटा यूज करते हैं। एंड लोअर लेवल को ऑपरेशनल डेटा लगता है, इंटरनल डेटा शॉर्ट टर्म के लिए होता है, डिटेल रिपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन। ये मैंने चार्ट में जो दिया था ये वही दिया है। तो इसमें क्वेश्चन आने वाला है, इसको आप 2, 4, 5 बार पढ़ चुको। इसमें से ना ये वर्टिकली आएगा कि टॉप मैनेजमेंट डील्स विथ विच मेन इशू, स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल, ऑपरेशनल, ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब ये थोड़ा पढ़ना चैलेंजिंग है। लेवल ऑफ एग्रीगेशन, समराइज, इंटरमीडिएट एंड डिटेल्ड। मतलब यहाँ पे डिटेल रिपोर्ट लगते हैं, यहाँ पे थोड़े बहुत, और यहाँ पे एकदम समराइज। इनका टाइम होराइजन लॉन्ग टर्म है, इनका मीडियम है, इनका शॉर्ट टर्म है। तो ऐसे आपको सब ये लर्न करना पड़ेगा, बट ऑप्शन नहीं है, एग्जाम में आने वाला है। चलो, नीड फॉर मैनेजमेंट रिपोर्टिंग मैंने पहले ही आपको लिख के दिया है। डिसीजन मेकिंग, सी आप हो, मैं हो, कोई भी हो, अल्टीमेटली अगर आपने सही डिसीजन लिए लाइफ में तो फायदा होता है, डिसीजन गलत लिए तो नुकसान होता है। जैसे आप स्टूडेंट हो, अगर आपने सही डिसीजन लेके प्रॉपरली पढ़ाई की तो फायदा होगा। पढ़ाई करने की जगह आप अगर व्हाट्सअप खेल रहे तो नुकसान होगा। आलसी बन गए नुकसान होगा, लेकिन एनर्जेटिक बने फायदा होगा। सिंपल है। सो इट्स ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ब्रेक योर कंफर्ट जोन। जो आदमी कंफर्ट जोन को खुद के तोड़ सकता है वो आदमी ग्रो होगा, करेक्ट है कि नहीं? सो इन सिंपल वर्ड्स यू नीड टू चैलेंज योर सेल्फ। आज मैंने एक काम 5 घंटे में किया है, आई ट्राई टू मेक इट इन 4 hours, बट विदाउट अफेक्टिंग क्वालिटी, करेक्ट ना? तो ये रिपोर्टिंग से अपने को खुद का एक इवेल्यूशन होता है, एंड इट एनकरेजेस, इट गिव्स अस मोटिवेशन टू डू बेटर। चलो, द मैनेजमेंट रिपोर्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंपनी फॉर इज ग्रोथ। इनएफिशिएंट रिपोर्टिंग processes inaccurate and outdated information normally cause more than good, करेक्ट है? अगर सिस्टम नहीं रहेगा तो इमेजिन करो ना, किसी कंपनी में रिपोर्टिंग सिस्टम है ही नहीं, हर एक आदमी अपने अपने हिसाब से काम कर रहा है, तो हर एक आदमी का गोल अलग रहेगा, तो कंपनी का गोल अचीव हो ही नहीं पाएगा। जैसे क्रिकेट की टीम होती है ना, उनका एक टीम मैनेजर रहता है, वो हर एक, जब भी टीम सिलेक्शन होता है ना, हर एक
प्लेयर का प्लस माइनस पॉइंट देखा जाता है, बैलेंस टीम बनाया जाता है जिसमें स्पेशलाइज बॉलर भी हो, जिसमें बैट्समैन भी हो और ये भी हो, और एक टीम का एक टारगेट सेट किया जाता है कि भाई अपने को 300 रन बनाने हैं। अगर ये टारगेट नहीं होगा ना तो हर एक आदमी खुद के हिसाब से खेलेगा, एक टेस्ट मैच के हिसाब से खेलेगा, एक T20 के हिसाब से खेलेगा, एक 50-50 ओवर के हिसाब से खेलेगा, हर एक टीम मेंबर अपने अपने हिसाब से काम करेगा, तो वो टारगेट अचीव नहीं होगा। A strong management report system is necessary to produce timely and reliable information in order to make high quality business decision about the future of the company. Insight gathered from reporting allows us deeper analysis to understand the problem, provide accurate comparison against competitor and implement control to hold employees accountable for the budget. Yes, we can make employee accountable क्योंकि यहाँ पे हर एक का टारगेट सेट किया जाएगा और उसके हिसाब से आपको काम करना है। ठीक है, तो मैं की पॉइंट्स आपको लिख के देता हूं, हेडिंग लिखो, नीड फॉर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। टेक हॉरिजॉन्टल पेज, ये क्या हो गया, पहला है ग्रोथ, क्या बोला पहले, ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं इसके नीचे लिखता हूं ग्रोथ, देन टाइमली एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन to take decisions इवैल्यूएशन। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट मैंने क्यों लिख के दिए, एमसीक्यू के हिसाब से, है ना, मतलब इसको भूलना नहीं है, क्योंकि आप देखो, आप घर पे मैं चार्ट नहीं बनाऊंगा तो आप ऊपर से पढ़ लोगे, बट एग्जाम में स्पेसिफिक क्वेश्चंस आने वाले, तो वो थोड़ा चैलेंज है। तो ये वर्ड ध्यान में रखना, ग्रोथ, टाइमली रिलायबल इंफॉर्मेशन टू टेक डिसीजन, एक्यूरेट एनालिसिस एंड कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन, ये पहले पॉइंट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गए। नीड फॉर एमआईएस, चलो लिख लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। टेक हॉरिजॉन्टल पेज, हाँ, वर्टिकल नहीं बैठेगा। Then, without management reporting, employee may know there is a problem, but it will be unable to identify its origin. Reporting identifies problem source so that company can begin working towards solution. It allows understand company's current financial position compared to competitor in order to focus or realign business strategies to improve specific operating activity. तो सेकेंड बेनिफिट क्या दिया है, टू फाइंड आउट प्रॉब्लम एरिया, है ना, किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम चल रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज नॉट एबल टू अचीव देयर टारगेट, सेल्स डिपार्टमेंट इज नॉट एबल टू डू, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट टाइमली कंप्लायंस नहीं कर पा रहा है, आपने कोई जीएसटी का पेनल्टी लग रहा है, टीडीएस का पेनल्टी लग रहा है। जैसे मेरे ऑफिस में अगर उन्होंने काम सही से नहीं किया तो क्लाइंट को पेनल्टी लगता है, क्लाइंट मेरे फीस से एडजस्ट करता है, वो खुद थोड़ी भरता है, बोलता है तुम्हारा प्रॉब्लम है। तो हमको सबको देखना पड़ता है कि वो टाइमली होना भी ज़रूरी है, खाली काम होके मतलब नहीं, वो स्पीड से होना चाहिए और विथ एक्यूरेसी भी होना ज़रूरी है। सो टू फाइंड प्रॉब्लम एरिया कि कहाँ पे अपन लैकिंग है, तो वहाँ पे फिर अपने को फिर देखना पड़ेगा कि प्रोडक्शन क्यों नहीं हो रहा है, मशीन्स पुराने हो गए तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, या अपना रॉ मटेरियल बराबर नहीं है, या वर्करों को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो गलत होगा ना, उसके ऊपर काम करके उसको इम्प्रूव करना है। सो आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एरिया, करेक्ट ना।
टू अंडरस्टैंड करंट पोजीशन ऑफ द कंपनी। ठीक है, बस ये 2 पॉइंट, ठीक है, बाकी तो इजी है। आगे, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हेल्प्स इन कैप्चरिंग द डेटा दैट इज नीडेड बाय मैनेजर टू रन इफेक्टिव बिजनेस। मतलब डेटा प्रोसेस फॉर्म में मैनेजमेंट के पास जाएगा। जैसे आपने मेरे को 100 बिल ला के दिए, बोला सब बताओ मेरा बिजनेस कैसे कर रहा है, मैं बता नहीं पाऊंगा। जब मैं टैली में डेटा को डाल दूंगा तो मेरे को पता चलेगा, बस वैसे ही है। डेटा कुड रेंज फ्रॉम फाइनेंशियल डेटा, एम्प्लॉय हेड काउंट, क्लाइंट अकाउंट्स, प्रोडक्ट, क्लाइंट एसेट्स इन कस्टडी, investment performance. The scope of management reporting system is wide. However, there are 6 reasons why enterprise need effective management system. ठीक है ना? तो लास्ट इंपॉर्टेंस लिखो। To collect and process required data. ठीक है, ये हो गया नीड फॉर मैनेजमेंट। अच्छा, अगर जगह बाकी है तो एक लाइन ड्रॉ करो एंड दूसरा डायग्राम उसके बाजू में लिख दो जो नेक्स्ट आने वाला है। एंड अगर आपने वर्टिकल लिखा है तो नीचे पेज पे लिखो, जगह वेस्ट मत करो, है ना। इसको बोलते हैं पेज बचाओ आंदोलन। हो गया। सी अल्टीमेटली आप देखो, इन सबको अगर मैं एक साथ मिलाता हूं तो एक ही है उसका पर्पस, टू टेक डिसीजन। देखो सबका एंड क्या है, टू टेक डिसीजन। बट ये तो आपने को समझने के लिए, बट एग्जाम में तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए आपने को उसके छोटे छोटे एलिमेंट्स भी लर्न करने पड़ते हैं। प्रॉब्लम वहां पे है। देखो आप कोई भी वेरिएबल इसमें से चेक करो, एंड पर्पस क्या है, टू टेक डिसीजन। तो जो मैंने स्टार्ट में आपको चार्ट बना के दिया पहला, उसमें पूरा चैप्टर मैंने कवर कर दिया, 2 यूज बताए थे, खत्म, उसमें सब कुछ खत्म। मतलब चलो, अच्छा, व्हाई वी नीड एमआईएस। अभी एक अलग क्वेश्चन है कि एमआईएस की जरूरत क्या है। पहला, वी नीड कांस्टेंट रिपोर्ट फॉर टेकिंग डिसीजन, रिपोर्ट बीइंग अनअवेलेबल विद द राइट स्टेक होल्डर एट द राइट टाइम। कुछ तो भी गलत हुआ है। लैक ऑफ विजिबिलिटी एंड सिंगल होस्टिक व्यू ऑफ एंटरप्राइज परफॉर्मेंस। हाँ, मतलब देखो क्या है, एमआईएस क्यों होना चाहिए ये मैंने आपको पहले बताया, उस पर पॉइंट्स आगे दिए। रिपोर्टिंग करने के लिए चाहिए, करेक्ट ना। जो स्टेक होल्डर है उनके लिए जो रिपोर्ट्स लगते हैं वो भी अपने को, ये कुछ तो कंस्ट्रक्शन में सेंटेंस में गड़बड़ हुआ है, मीनिंग वही है कि जो स्टेक होल्डर है जिन्होंने आपने भरोसा रख के पैसा इन्वेस्ट किया है, तो उनको भी पता चलना चाहिए कि कंपनी कैसे काम कर रही है, करेक्ट ना। एश्योरेंस बोलते हैं इसको, ऑडिट एंड एश्योरेंस। देन लैक ऑफ विजिबिलिटी एंड सिंगल होस्टिक व्यू ऑफ एंटरप्राइज परफॉर्मेंस। यस, मतलब कंपनी का परफॉर्मेंस कितना बेटर है ये पता चलता है, सेम पॉइंट है। डुप्लीकेशन ऑफ डेटा अगर कुछ हो रहा है तो पता चलता है। हाई वैल्यू रिसोर्सेज, चेंजिंग द ग्लोबल रिपोर्ट टू फिट फॉर द लोकल नीड्स। ठीक है, पढ़ के रखना। अपन ने जो ऊपर 2-3 चार्ट्स बनाए ये उसका है, नया कुछ भी नहीं है सच, जस्ट पढ़ के रखना। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू ये वर्ड्स लर्न करना जरूरी है। हाई वैल्यू रिसोर्स का मतलब क्या है कि वो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। चेंजिंग ग्लोबल रिपोर्ट टू फिट टू द लोकल नीड, मतलब ओवरऑल सब जगह पे जो चेंजेस हो रहे हैं उसके हिसाब से अपने को यहाँ पे भी इंटरनल चेंजेस करने पड़ेंगे। लोकल मतलब आप जिस सिटी में आपका बिजनेस है, जिस एरिया में आप ऑपरेट करते हो, तो वहाँ पे भी उसके चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे ग्लोबली पोल्यूशन कंट्रोल पे काफ़ी सारा प्रेशर आ गया था कि पोल्यूशन कम करो, तो इंडिया ने फिर BS4 से BS6 कर दिया, भारत स्टेज 6। वैसे ही तो बाहर के चेंज अपन यहाँ पे लाए, फिर भी अपन काफ़ी पीछे, बट स्टिल उससे पोल्यूशन थोड़ा कम होता है कंपेयर टू 4। चलो, तो ये देखो इफेक्टिव मैनेजमेंट, अगर आपका एमआईएस अच्छा रहेगा तो क्या फ़ायदा होगा। इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इम्प्रूव रिस्पॉन्सिवनेस टू इशू। रिपोर्टिंग जब अच्छा रहता है तो अपने को पता चलता है कि वीकली अपना सेल्स कितना हुआ है एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड।
एंड इमीडिएटली पता चलेगा अपना सेल ड्रॉप हो रहा है, नेक्स्ट वीक वी कैन ब्रिंग सम ऑफर टू इम्प्रूव द सेल्स, ये दिया है। मतलब क्विक डिसीजन मेकिंग, दिस इज ओवरऑल डिसीजन मेकिंग, दिस इज डिसीजन मेकिंग pertaining to particular issue, this is decision making pertaining to particular issue। improve management effectiveness, yes, मैनेजमेंट का भी डेवलपमेंट होता है, मैनेजमेंट भी उनको एक्शन फटाफट लेने पड़ते हैं, तो ओवरऑल मैनेजमेंट भी सुधार होता है। एंड जो रिसोर्सेज है उसका मैक्सिमम यूज होता है ऑब्वियसली, तो ये सिंपल है। अभी चैलेंजेस क्या है इंफॉर्मेशन सिस्टम में? सबसे बड़ा चैलेंज मैं आपको बताता हूँ। चैलेंज ये है, ये जो रिपोर्टिंग में जो डेटा डालने वाले लोग हैं ये ह्यूमन बीइंग है, तो इनको प्रॉपरली आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। अगर उनको ही नहीं समझा तो फिर काम ही खत्म है। जैसे आपको मैंने कहा कि मैं मेन डेटा चेक करता हूँ, बट जिन लोगों को मैंने टैली पे बिठाया अगर उनको अकाउंटिंग नहीं आ रहा है तो फिर मेरे पास जो डेटा है वो गलत ही आएगा। तो यहाँ पे जो डेटा कलेक्ट करने वाले लोग हैं वो प्रॉपर होने चाहिए, उनको क्लैरिटी चाहिए कि भाई मैनेजमेंट को ये रिपोर्ट चाहिए, करेक्ट ना। सेकंड, ये सिस्टम थोड़ा एक्सपेंसिव है क्योंकि यहाँ पे लॉट ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होता है। जो रिपोर्ट टैली में आ रहा है वही उसी रिपोर्ट को हम अलग अलग तरह से देखा जाता है, सो यहाँ पे थोड़ा डुप्लीकेशन ऑफ वर्क थोड़ा होता है, इसलिए महंगा होता है थोड़ा। एमआईएस छोटे कंपनी नहीं करते, छोटे कंपनी वो कभी कभार ओवरव्यू लेते हैं, बट बड़े बड़े कंपनीज तो हर एक चीज़ का उनके पास रिपोर्टिंग सिस्टम रहता है, तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव सिस्टम। ये बड़े कंपनी के लिए पॉसिबल है, यहाँ पे डुप्लीकेशन थोड़ा बहुत तो होता ही है, करेक्ट ना। यहाँ पे एम्प्लॉय के पे थोड़ा ये होता है, उसको एम्प्लॉय इज नॉट हैप्पी विद दिस सिस्टम क्योंकि उसका भी परफॉर्मेंस वहाँ पे इवेल्युएट बार बार होता है, करेक्ट ना। देखो, सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएटली करंटली यूजिंग द राइट सिस्टम, यस, कौन सा सिस्टम बेटर है ये चेक करना पड़ता है। नेक्स्ट, मैनिपुलेटिंग डेटा in order to display the best metrics to make better decision to understand company's current position। ठीक है, तो चैलेंजेस क्या? पहला कि राइट सिस्टम कौन सा होगा, क्योंकि जैसे मार्केट में मैंने कहा कि फॉर क्लासेस एंड फॉर एकेडमीज देयर आर 100 सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल, तो आपको सिलेक्शन करना भी बहुत बड़ा चैलेंज है। इसलिए मैंने कहा कि पहले मैनेजमेंट को क्लैरिटी होना चाहिए किस प्रकार का रिपोर्टिंग चाहिए, तो ये सबसे पहला काम है। सिस्टम ही गलत रहेगा तो मैं डेटा कितना भी से डालूं रिपोर्ट आएंगे नहीं। दूसरा, सिस्टम अच्छा सिलेक्ट किया, उसमें से कैसे रिपोर्ट जनरेट होने चाहिए, तो वो जो डेटा का मैनिपुलेशन होगा, मैनिपुलेशन मतलब बेस्ड ऑन सेम डेटा अपन कैसे रिपोर्ट निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास वीकली डेटा चाहिए तो प्रोडक्ट वाइज मिल सकता है, स्टेट वाइज चाहिए, रीजन वाइज चाहिए, सिटी वाइज चाहिए, प्रोडक्ट के साइज के हिसाब से चाहिए या ऑफर के हिसाब से चाहिए, दिवाली में कितना सेल हुआ है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, मतलब आपको पहले बताना पड़ेगा कि आपको रिपोर्ट किस प्रकार के चाहिए। इम्प्लीमेंटिंग एन इनएफिशिएंट अकाउंटिंग क्लोज प्रोसेस दैट डज नॉट फॉलो टाइमली रिपोर्ट डीलर टू शेयर होल्डर, करेक्ट ना। हाँ, मतलब वही बोला कि अगर अकाउंटिंग बराबर नहीं रहेगा तो लॉजिकली रिपोर्टिंग सिस्टम भी खराब ही होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि अकाउंटिंग जो है, बट अभी जीएसटी की वजह से अकाउंटिंग काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है। इंटीग्रिटी ऑफ डेटा, मतलब डेटा को एक साथ कैसे रखा जाए, करेक्ट ना, वो भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। एडॉप्टिंग मैनेजमेंट रिपोर्टिंग प्रोसेस एट इनकरेक्ट शेयर होल्डर लेवल, स्टेक लेवल थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, मतलब क्या है कि ये जो रिपोर्टिंग सिस्टम है सब लोगों ने एक्सेप्ट भी करना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े कंपनी में काफ़ी लोग बोलते हैं सिस्टम बकवास है, ये हम फॉलो नहीं करेंगे। तो देयर इज ऑलवेज रेजिस्टेंस फॉर एनी सिस्टम इन द वर्ल्ड। जितने में नए सिस्टम आप एम्प्लॉयमेंट करोगे उसमें चैलेंजेस आने वाले हैं। सो व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर रिपोर्टिंग सिस्टम? पहला, सिस्टम का राइट सिलेक्शन होना चाहिए। सेकंड, वो डेटा को मैनिपुलेट, मतलब प्रोसेस कैसे हो, क्या रिपोर्ट एक्सपेक्टेड है वो उसमें से आने चाहिए। सही तरह से अकाउंटिंग होना चाहिए, देन लोगों ने उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, जो लोग नहीं करते ये प्रॉब्लम है। एंड डेटा को एक साथ कैसे रखा जाए, उसका बैकअप। अच्छा, मेन इसमें एक पॉइंट नहीं कवर्ड है जो है बैकअप। अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज क्या है? डेटा, तो उसका बैकअप कैसे लिया जाएगा ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें इसमें दी है, तो ये बस मैंने हाईलाइट जो कि पॉइंट्स आप समझ के रखना। चलो
नेक्स्ट, डेवलपिंग अ सक्सेसफुल मैनेजमेंट रिपोर्टिंग प्रोग्राम। मतलब ये अपने को अगर एक अच्छा सिस्टम डेवलप करना है तो क्या क्या होना चाहिए। अभी देखो मैं आपको बता दो, आपका लेट से आप आपका प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे या आप आपका बिजनेस कर रहे हैं, सो यू ऑल्सो नीड सम रिपोर्ट रिक्वायरमेंट, करेक्ट ना। तो ये पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि मेरे को किस प्रकार के रिपोर्ट चाहिए, एंड फिर उल्टा वर्किंग करना पड़ेगा, करेक्ट ना। तो इट इज़ नॉट, सो ये रिवर्स वर्किंग करना पड़ता है कि आपको पहले आप सोचो कि मेरा बिजनेस किस प्रकार का है, तो रिपोर्टिंग फ्रिक्वेंटली चाहिए या डेली चाहिए। अगर डेली रिपोर्ट चाहिए तो यू नीड वेरी डायनामिक सिस्टम। फ्रिक्वेंट रिपोर्ट इज ओके फॉर यू, तो आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। उसके लिए फिनेंस का बजट देखना पड़ेगा, कितना पैसा अवेलेबल है, क्योंकि देखो प्रोडक्ट तो सबको बेस्ट चाहिए बट पैसा भी होना चाहिए ना। जैसे मेरे को वर्ल्ड की सबसे बड़ी कार लेनी है बट पैसा भी होना चाहिए। तो ये रिसोर्स के कंस्ट्रेंट क्या है ये आपको देखने पड़ते हैं कि अपने पास रिसोर्स कितने अवेलेबल है, स्टाफ कितना स्किलफुल है, प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, गवर्नमेंट के कंप्लायंस कितने करने पड़ते हैं। तो आपको पहले पूरे बिजनेस का ओवरव्यू लेना पड़ता है। तो जितना आपका बिजनेस डायनेमिक है उतना यू नीड बेटर सिस्टम, एंड नाउडेज एवरी बिजनेस इज डायनेमिक, एवरी बिजनेस इज चैलेंजिंग, तो यू नीड वेरी रिस्पॉन्सिव सिस्टम, ठीक है ना। चलो, अ सक्सेसफुल मैनेजमेंट रिपोर्टिंग प्रोसेस कंटेन्स सेवरल की एलिमेंट्स। इट शुड बिगन विद द accurate healthy data, metrics to support core business strategies, and initiative to specific stakeholder। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनको एक समझ में आना चाहिए कि कंपनी कहाँ पे जा रही है। तो तीन चीज़ें बताई, क्या बोली, इट शुड बिगन विद एक्यूरेट डेटा, हेल्दी होना चाहिए, मतलब सही डेटा इनपुट दो। बिजनेस को जो स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से रिपोर्ट आना चाहिए, एंड जो स्टेक होल्डर जिन्होंने पैसा लगाया उनका इंटरेस्ट सब होना चाहिए। उनको समझ में आना चाहिए कि कंपनी अपना पैसा यूज़ कैसे कर रही है, उनके पैसे का यूज़ कितना हो रहा है, उनको कितना फ़ायदा हो रहा है, ये उनको समझ में आना चाहिए। डेटा शुड सपोर्ट बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म विजन फॉर द कंपनी। इट शुड बी ट्रस्टवर्दी एंड फॉर्म अ रिलायबल सोर्स। डेटा रिलायबल होना चाहिए। तो ये जो पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए ये एमसीक्यू के लिए पॉइंट्स है ना। फॉलोइंग आर द स्टेप टुवर्ड्स इंप्लीमेंटिंग इफेक्टिव मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम। पहला, सबसे पहला पॉइंट बोला है डिस्कवरी। डिस्कवरी मतलब जो मैंने कहा कि आपको पहले क्लैरिटी होना चाहिए कि मेरे को सिस्टम से क्या रिपोर्ट्स चाहिए। आइडेंटिफाई द विजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आइडेंटिफाई एंड एक्सेस द डेटा सोर्सेज अवेलेबल टू मीट योर स्पेसिफिक डेटा नीड। आपको जो डेटा चाहिए वो कहाँ से मिलेगा। डिस्क्राइब कंपनीज विजन टू एम्प्लॉय एंड शेयर होल्डर, ताकि एम्प्लॉय को पता चले कि मेरे को बाबा इस डायरेक्शन में काम करना है। तो आई विल हैव माई पर्सनल गोल, नो पर्सनल गोल आर नॉट इम्पोर्टेंट, वी नीड टू बी विथ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन गोल फुलफिल हो गया तो अपना गोल ऑटोमेटिक अचीव होने ही वाला है, ठीक है। सो डिस्कवरी मतलब वही कि किस पर्पज़ के लिए अपने को सिस्टम बनाना है, अपने को कहाँ पे जाना है, दोनों का एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वो सबको पता होना चाहिए, ठीक है। सो एक डायग्राम बना देते फटाफट। डेवलपमेंट ऑफ MIS की फैक्टर्स, हॉरिजॉन्टल पेज लेना है, बड़ा डायग्राम है, 5-6 पॉइंट्स है। आप देखो आपको कैसे उसको फिट करना है। पहला स्टेप बोला है डिस्कवरी। डिस्कवरी मतलब आपको क्या करने को बोला आइडेंटिफाई करो क्या क्या। आइडेंटिफाई विजन, सोर्स ऑफ डेटा, ठीक है, एंड विजन, एंड आई ऐड वन मोर, विजन एंड मिशन का क्लैरिटी सबको होना चाहिए कि अपने को जाना कहाँ पे है।
तो 3 चीज़ों का क्लैरिटी होना ज़रूरी है। ये मैंने आपको पहले कहा था कि इन सब का आंसर एक ही है, क्लैरिटी, कि अपने को सिस्टम से क्या चाहिए, फिर वो सबको इन्फॉर्म करने का भाई ये सब हम सबका काम है, हमको यहाँ पे जाना है, तो अकॉर्डिंगली हर एक आदमी उस दिशा में काम करेगा। दूसरा एनालिसिस। देखो क्या लिखा है, अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ एफर्ट्स इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग ईच रिपोर्ट, कीप द डेटा टाइट एंड प्रायोरिटाइज योर इंफॉर्मेशन। मतलब डेटा सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन ऑर्डर टू कीप फ्रॉम ओवरवेलमिंग द डेटा recipient and understand what data says and further encourage quick decision making abilities to recipient। मतलब क्या है, मतलब ये एनालिसिस जो होना चाहिए वो रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। बहुत ज़्यादा डेटा आ गया तो कन्फ्यूजन होगा। रिपोर्टिंग सिस्टम अच्छा है पर इतना डेटा आता है कि हम डिसीजन नहीं ले पाते, करेक्ट ना। तो डेटा वो टू द पॉइंट होना चाहिए, मतलब इतना इनफ होना चाहिए दैट विल हेल्प यू टू टेक डिसीजन। सो एनालिसिस में क्या लिखना है, एक ही पॉइंट लिखो, रिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। है ना। तो रिपोर्टिंग ऐसा होना चाहिए कि वो उसका जो एनालिसिस है इट विल हेल्प अस फॉर टेकिंग मेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस। ठीक है, लिख लो इतना। क्योंकि जब मैं डेटा एनालिसिस करूंगा उससे क्या लूंगा, डिसीजन लूंगा। तीसरा, रिपोर्ट क्रिएशन एंड डिलीवरी। क्रिएट रिपोर्ट्स एंड डिटरमाइन द एप्रोप्रिएट डिलीवरी मेथड ऑफ डेटा। रिपोर्ट शुड बी कॉन्साइज एंड कॉम्प्रिहेंसिव बट नॉट, और बहुत ज्यादा बड़ा रिपोर्ट नहीं होना चाहिए। पे क्लोज अटेंशन व्हाइल फॉर्मेटिंग एंड रिपोर्टिंग कंसिडरिंग द स्पेसिफिक नीड ऑफ द यूजर। बताता हूं, चलो लिखो। रिपोर्टिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए, टू मीट एवरी नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेक होल्डर। बस सिंपल, ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम से क्या चाहती है वो उनको मिलना चाहिए, एंड सेम फॉर स्टेक होल्डर्स। Next, implementation. Develop each report separately, establish governance process and policies to ensure that data health across the organization. Minimize work by leveraging the implemented software to create repeatable process. Automate report job and predetermined times throughout the month. Correct ना? बता दो मैं क्या है। ओके, नाउ इम्प्लीमेंटेशन बोला है, मतलब क्या है, ये जब सिस्टम आप इम्प्लीमेंट करेंगे इसके जो रिपोर्ट्स है वो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होना चाहिए। रिपोर्ट शुड बी अवेलेबल टू एवरीवन। एवरीवन का मतलब है जिसको रिक्वायर्ड है, ताकि डुप्लीकेशन ना हो। हाँ, बट अभी सभी रिपोर्ट सभी को, कुछ रिपोर्ट्स कंपनी में रहते हैं कि जो टॉप मैनेजमेंट के पास ही रहते हैं, बट तो रिपोर्ट शुड बी अवेलेबल। मैं लिखता हूं, इजीली लिखता हूं, ठीक है। एंड रिपोर्ट ऑटोमेटिक बनने चाहिए, मतलब वीकली एक रिपोर्ट सिस्टम ऐसा बनाओ कि वीकली रिपोर्ट बनना ही चाहिए, करेक्ट ना, वैसा है।
वीकली, क्वार्टरली, ऑटोमेटिक रिपोर्ट हो, अपलोड हो, सिस्टम में सबको दिखे। मतलब उसके लिए आपको स्पेशल कुछ कमांड देने की जरूरत नहीं है। वीक के बाद रिपोर्ट ही आपका परफॉर्मेंस दे देगा। जैसे आप म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे गए तो वो फंड ने कितना परफॉर्म किया, वो अपडेट सेलेक्ट करो, परफॉर्मेंस डायरेक्टली बताता है। वैसा ही है, तो आपको कुछ डेटा देने की जरूरत नहीं पड़ती, वो डेटा इंसर्ट करते रहते हैं मनी कंट्रोल वाले, एंड ऑटोमेटिक वो रिजल्ट वहाँ पे दिख जाता है। वैसा है, तो ऑटोमेटेड रिपोर्ट क्रिएशन होना चाहिए एंड इट शुड बी इजीली अवेलेबल अक्रॉस द डिपार्टमेंट। जितना रिकॉर्ड है उतना, कुछ रिपोर्ट्स होते हैं कॉन्फिडेंशियल, वो टॉप मैनेजमेंट के पास उसका एक्सेस होता है। एक्सेस पॉइंट, एक्सेस पॉइंट का मतलब क्या है? अरे बहुत सिंपल है। जैसे आप कंपनी में जाते हैं तो आपको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया जाता है, तो एक डेटा अपन एक्सेस कहाँ से करेंगे? तो हर एक एम्प्लॉय को एक लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया जाएगा, सो उसको बोलते हैं एक्सेस पॉइंट। एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं है। तो ये एक्सेस पॉइंट क्यों दिया जाता है? टू यूज सिस्टम, एंड आपको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया जाएगा एंड अकॉर्डिंगली आप उसको यूज कर सकते हैं। फीडबैक, कलेक्ट कमेंट सजेशन फ्रॉम द यूजर्स टू डिस्कवर वेज टू कंटिन्यूसली इंप्रूव द डेटा एंड प्रोसेस। करेक्ट, मतलब सिस्टम का भी फीडबैक लो, सिस्टम अपना फीडबैक लेगा, अपन सिस्टम भी देख सकते हैं कि क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, सिस्टम कहाँ पे लैकिंग है। क्योंकि जब भी कोई नया सॉफ्टवेयर बनता है उसमें इंप्लीमेंटेशन करते समय इश्यूज आते ही हैं और फ्यूचर में भी आते हैं, क्योंकि कंपनी की रिक्वायरमेंट अभी एक थी, बाद में बदल गई। जैसे अभी मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ, अभी मैं 6 प्रोडक्ट बना दिए, तो मेरे को एक ऑर्डर में 6 प्रोडक्ट ये करना है, तो मेरे सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या हो गई? बदल गई। तो ये सिस्टम में इंप्रूवमेंट बार बार चलते रहता है। जैसे आपका फ़ोन अपडेट होता है कि नहीं, बस वही है फीडबैक। कंपनी देखती है कि अपन नई नई चीज़ें क्या क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। एंड इन हाउस IT कैपेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टम का मेंटेनेंस वगैरह वो सब इन हाउस कैपेसिटी होना चाहिए, बट बड़े कंपनी का होता है, छोटे कंपनी इसको आउटसोर्स करती है, क्योंकि जिस कंपनी ने सिस्टम डेवलप करके दिया वही आके उनके साथ एक मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। 3 मंथ 6 मंथ आके सिस्टम को अपडेट करते हैं, वो उसका आपको बैकअप प्रॉपर लेके देते हैं। सिस्टम क्रैश हो गया, वो आपको डेटा रिकवर करके देते हैं, तो ये उनका काम है। तो ये इन हाउस भी होता है बड़े कंपनी के लिए, स्मॉल कंपनीज आउटसोर्स। तो ये फीडबैक अपना नहीं है, टू इम्प्रूव द सिस्टम। एंड IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सपोर्ट, ये बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर सिस्टम बार बार हैंग हो रहा है, जैसे गवर्नमेंट का GST का वेबसाइट बार बार हैंग होता है लास्ट डे को, इनकम टैक्स का वेबसाइट हैंग होता है लास्ट डे को, क्योंकि हर एक आदमी उस पर लॉगिन करता है, उसका सर्वर का कैपेसिटी कम गिरता है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो IT सपोर्ट इट कैन बी इन हाउस और आउटसोर्स करते हैं। जो बड़े कंपनीज उनका खुद का होता है, लाइक कंपनी लाइक टेल्को या टाटा, जो भी बड़े, वो उनका खुद का सिस्टम डेवलप करते हैं, क्योंकि उनके पास टेक्निकल एक्सपर्ट होते ही है। जैसे इन्फोसिस, अब उनको थोड़ी सिस्टम बाहर से लेना है, उनका खुद का सिस्टम उन्होंने डेवलप किया, तो इन हाउस रहता है। एंड छोटे कंपनीज आउटसोर्स करते हैं। तो ये अपने अपने, जैसे मैंने मेरा सॉफ्टवेयर आउटसोर्स किया है, तो इसमें कुछ भी अड़चन थी तो हम बाहर से करके लेते, क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा मेरा बिजनेस नहीं कि मैं एक टेक्निकल बंदे को बिठा दूँ ऑन अ मंथली सैलरी, क्योंकि मेरा सिस्टम साल में एक बार अपग्रेड होता है और मेरा बिजनेस इतना वेरिएबल नहीं है जितने बड़े कंपनीज का होता है, ऐसा है। तो 1 2 3 ये पॉइंट्स हो गए, ठीक है। चलो तो अपने यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन रिमेनिंग चैप्टर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय लेक्चर।